हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी शानदार कर रहे होंगे। वेलकम टू द टॉर्क इंस्टीट्यूट। आई एम अनु गुप्ता, योर फेवरेट फिजिक्स फैकल्टी, जो आप लोगों के लिए क्लास 9 का जो चैप्टर है, यस चैप्टर नंबर 4, जो कि मोशन चैप्टर है, जिसको हम आजकल डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस के नाम से पढ़ रहे हैं, उसका लेक्चर नंबर 14 पे आ चुके हैं। और इस वाले लेक्चर में हमें क्या करना है? वी हैव टू डिस्कस द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। यस, क्योंकि अभी तक मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारा कंटेंट इतने अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। इन 13 लेक्चर्स में मैंने आपको ये पढ़ाया कि किस तरह से हमने फिजिक्स की शुरुआत करी है। सबसे छोटी छोटी बातें जैसे कि फिजिक्स क्या होता है उसको समझा, उसकी जितनी भी ब्रांचेस है हमने उसकी बात करी। अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में किया है, चाहे वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इन सबको हमने बहुत ही अच्छे से थ्योरी विद न्यूमेरिकल्स को कवर करते हुए किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो यहाँ कंटेंट किया है उससे आप ओलंपियाड तक के भी सवाल बना पाएंगे। हाँ जी, इस लेवल का मैंने आपको कंटेंट रेडी करके दे दिया है। सो मेक श्योर बेटा, जिसने अभी तक अगर लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो लेक्चर्स जरूर देखें। एंड ये लेक्चर्स देखने के बाद आपका मोशन एकदम क्लियर हो जाएगा और 11th में भी आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि सभी बच्चे जरूर से ये पहले वाले लेक्चर्स देख लेंगे। ठीक है, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए करें शुरू। तो बेटा आ जाइए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और मैंने इन क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम पहले 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी जिसमें हम लोग बात करेंगे रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस की। बहुत ही बढ़िया सवाल डाले गए हैं इस बार एनसीईआरटी ने। जैसे ही एनसीईआरटी बुक थोड़ी चेंज हुई है, अब हमारी बुक क्लास 9 की चेंज हो गई है, तो इसमें क्वेश्चंस भी थोड़े से डिफरेंट आए हैं, है ना? उन्हीं को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या है पहला सवाल। A father went to a shop from home which is located at a distance of 250 meter on a straight road. ओके, तो इसमें क्या बोला गया है, जैसे हम ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट रोड है ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हियर वी हैव द फादर। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, घर से, है ना, शॉप तक। ठीक है ना, उन्होंने बोला अ फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम व्हिच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड। एकदम सीधे सीधे रोड पे ये दुकान बनी हुई है कुछ ऐसे। फिर उन्होंने क्या बोला, ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगॉट टू कैरी अ क्लॉथ बैग। ओ माय गॉड, दुकान पे जाके भूल ही गए कि कपड़े वाला बैग तो लेके ही नहीं आए, तो सामान किस पे रखेंगे? ओफो, पापा बिना। तो फिर क्या हुआ, उन्हें वापस आना पड़ा। 250 मीटर चल के दुकान पे पहुंच के वापस दोबारा घर पे आना पड़ा और फिर दोबारा शॉप पे जाना पड़ा। देख रहे हो, हम घर से चले, दुकान तक पहुंच गए, दुकान जाके याद आया बैग तो लाए ही नहीं जिसमें सामान रखना है, तो वो दोबारा घर गए। दोबारा घर जाने के बाद अब दोबारा शॉप पे जाएंगे पापा सामान लेने के लिए। फिर देखो, और केम बैक होम, दोबारा सामान लेने गए और फिर वापस घर आ गए। तो देखो ना यार, इन्होंने कितने चक्कर काट लिए। पापा से तो बहुत मेहनत करा ली आपने। पापा ने ये चक्कर काटा आगे जाके ऐसे, कितना डिस्टेंस कवर किया, 250 मीटर। 250 मीटर, फिर से वापस आए, कितना कवर किया, फिर से 250। देखो कितनी बार 250, एक बार यहां से आ गए 250, यहां से आ गए फिर से 250, फिर दोबारा शॉप पे सामान लेने गए फिर से 250। ओ माय गॉड, पापा को कितना चलना पड़ गया। और फिर शॉप से दोबारा घर आ गए, फिर से कितना चलना पड़ा, 250। तो वो पूछ रहा है पापा को कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, बताओ बताओ कितना चलना पड़ा। 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250, यानी कि उनको चलना पड़ा 1000 मीटर, है ना, 1000 मीटर, जिसको मैं कह सकती हूँ कि उनको चलना पड़ा 1 किलोमीटर। कितना चलना पड़ा, 1 किलोमीटर। और दूसरा उन्होंने पूछा लेकिन उनका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। घर से उनका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो ध्यान से सोचो। वो यहां घर से चले थे, शॉप तक गए, शॉप से घर पे आए, घर से शॉप पे गए, शॉप से घर पे आए। तो भाई जहां से चले थे वहीं आ गए, घर से चले थे घर ही आ गए। सो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों ही कैसे हैं, सेम। और इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इन दिस केस, है ना, इन दिस केस एज वी आर कमिंग बैक टू होम ओनली,
सो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों ही कैसे हैं बेटा, सेम। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो। जीरो, समझ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो। आ गया बेटा समझ में। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका जो फर्स्ट सवाल है उसका डिस्टेंस हो जाएगा 1 किलोमीटर, वहीं डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 मीटर। गॉट इट, ओके। अब देख लिए, आप लोगों के लिए थोड़ा आसान करने के लिए मैंने इन सब के सॉल्यूशन जो हैं, आंसर जो हैं वो भी इस तरह से ऐड किए ताकि आपको थोड़ा और डिटेल में अच्छे से समझ में आ सके। एंड आई हैव रिटन इट हियर, ठीक है ना। सब कुछ यहाँ अच्छे से लिख के दे दिया है कि किस तरह से हम एग्जाम में लिखेंगे अगर एग्जाम में आता है तो ये हम मेंशन करेंगे 1 किलोमीटर डिस्टेंस और वही डिस्प्लेसमेंट मेंशन करेंगे 0 मीटर लाइक दिस, ठीक है। तो हमने समझ भी लिया और हमने ये भी देख लिया कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आंसर को लिखना कैसे है, दैट्स हाउ वी हैव टू राइट, ओके। चल चलिए बेटा अगले सवाल पे आ जाते हैं। हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए देखिए क्या सवाल है, देखो क्या है। A student runs from the ground floor to the fourth floor. Okay, इस बार हम हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहे, हम वर्टिकल जा रहे हैं, फोर्थ फ्लोर पे जा रहे हैं, ग्राउंड से फोर्थ पे जा रहे हैं। A student runs from the ground floor to the fourth floor of a school building to collect a book. Okay, and then come back to their classroom on the second floor. If the height of each floor is 3 meter, find the total vertical distance traveled. देखिए बच्चा मैं आपको बता देती हूँ, डायग्राम बना लेते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है उस हिसाब से। लेट्स मेक द डायग्राम, इट विल बी मोर क्लियर टू यू, ठीक है। ओके तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया इधर ग्राउंड फ्लोर, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब और उसने क्या इंफॉर्मेशन दी कि हर एक फ्लोर जो है वो बेटा 3 मीटर का है, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो उसने क्या बोला, पहले उसने कहां से कहां चला, देखो कहां से कहां चला, पहले ग्राउंड फ्लोर से, ये बच्चा ग्राउंड फ्लोर से कहां गया, फोर्थ फ्लोर तक। पहले कहां से कहा, ग्राउंड से फोर्थ, एंड देन आफ्टर दैट उसने क्या करा, फोर्थ से कहां पे आया, सेकंड फ्लोर पे, यहां तक, तो वो यहां पहुंच गया, ठीक है ना। समझ गए ना कि कैसे चले हम, पहले यहां से यहां तक, फिर नीचे आ गए यहां तक, ओके। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बताना है। देखो क्या बता नहीं सकते हम, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 कितना, 12, 12 तो इतना चल लिया। और अब देखो वापस आते हुए, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18। तो देखो ना बेटा आपका ओवरऑल यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर आप देखें ध्यान से तो ये कितना डिस्टेंस है, ये 6 मीटर है ना बेटा, और ये पूरा कितना है, फोर्थ से ग्राउंड फ्लोर तक का कितना है, 12 मीटर, सही है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं जिसमें हमें लिखना है कि आखिर उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, so what we can say, that is 12 plus 66, that is 18 meters. इज इट क्लियर, डायग्राम से क्लियर हो गया ना अच्छे से कि बेटा कैसे चलना पड़ा, इतना यहां से यहां और वापस यहां तक, तो ये हो गया 18 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 18। और देखिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, एक और पूछा था ना, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल पॉइंट क्या है, ये सेकंड फ्लोर पे आ गए ना, तो ये है फाइनल पॉइंट। तो बेटा फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिफरेंस, ये बताओ कितना है, ये देखो 3 प्लस 3, वेरी गुड, व्हाट इज आंसर, बहुत बढ़िया 6। तो बेटा सेकंड पोर्शन का आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का आंसर हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट व्हिच इज इक्वल्स टू 6 मीटर, बस वेरी इजी। अरे मैंने जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बढ़िया बढ़िया सवाल करा रखे, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, कर लिए होंगे ना ये तो आपने खुद से ही, और क्या, इतने अच्छे अच्छे हमने सवाल कर रखे हैं ऑलरेडी, ये तो बहुत ही ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस है, आराम से कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो बेटा ये आपका हो गया, इसका आंसर आप लिख सकते हैं व्हाट, 18 मीटर, और इसका लिख सकते हैं 6 मीटर, 18 एंड 6।
क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो अच्छे से। चल, अब जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आपको बेटर क्लैरिफिकेशन चाहिए और ज्यादा डिटेल में लिखना है एंड ऑल, तो दैट्स हाउ समथिंग यू कैन राइट एंड अंडरस्टैंड। बट मेरे को लगता है मैंने बहुत बढ़िया से समझा दिया है, अब तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बट दिस इज समथिंग इन रिटन फॉर्म इफ यू वांट। ओके, चल आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में? A girl is riding her scooter. A girl is riding her scooter and finds that its speedometer reading is constant. अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक लड़की जो है वो स्कूटर चला रही है, एक लड़की स्कूटर चला रही है और वो क्या नोटिस कर रही है कि उसके स्पीडोमीटर में ना सेम वैल्यू दिखा रहा है। पर ये मैम, ये स्पीडोमीटर क्या होता है? अरे बताया तो था, स्पीडोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या मेजर करती है? इट मेजर्स द स्पीड, है ना? देखो ध्यान से, पहले तो हम ये याद कर लेते हैं कि आखिर स्पीडोमीटर है क्या। तो स्पीडोमीटर की अगर हम बात करें, है ना, सो दिस इज द व्हाट, दिस इज द डिवाइस टू मेजर स्पीड। ध्यान से सुनो, स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है, वेलोसिटी को नहीं। तो मैम इसमें कोई फर्क आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज समथिंग व्हिच गिव्स यू ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली नंबर, बट स्पीड कोई डायरेक्शन तो नहीं बताता। सही बात है। बट वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो इट गिव्स यू द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो स्पीडोमीटर सिर्फ आपको उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, उसका नंबर बता रहा है कि कितनी स्पीड से स्कूटर चल रहा है। वो ये नहीं बता रहा कि किस डायरेक्शन में चल रहा है। या गेटिंग? कि स्पीडोमीटर गिव्स द कांस्टेंट वैल्यू। तो स्पीडोमीटर जो कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है वो स्पीड की कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। स्पीड लगातार सेम चल रही है। जैसे कि कह सकते हैं कि स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर कॉन्टिन्यूसली। पर किस डायरेक्शन में है वो नहीं पता है, सिर्फ स्पीड का पता है। अब देखो क्या पूछा है, इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटेड एंड इफ सो हाउ? तो अब उसने क्या पूछा कि क्या उसका जो स्कूटर है वो एक्सेलरेट कर सकता है अगर ऐसा कुछ सिचुएशन गिवन है तो। पहले खुद सोचो क्या आंसर होगा, बोलो बोलो, क्या लगता है क्या आंसर होगा? यस और नो? यस, इट इज पॉसिबल कि उसका स्कूटर एक्सेलरेट कर रहा हो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम बात करें अगर एक्सेलरेशन की, तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट? मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी में जो चेंज है वो कैसे आ सकता है? ऐसा हो सकता है शायद आपने उसका मैग्नीट्यूड चेंज किया हो, मतलब पहले 30 किलोमीटर पर आवर था, फिर 60 किलोमीटर पर आवर था, लाइक दैट। या फिर ये भी पॉसिबल है शायद आपने उसकी डायरेक्शन चेंज की हो, है ना? डायरेक्शन चेंज करने का मतलब शायद पहले ऐसे जा रहा हो स्कूटर, फिर ऐसे जा रहा हो, फिर ऐसे जा रहा हो, या ऐसे जा रहा हो। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर पॉसिबिलिटी है कि हमने दोनों को ही चेंज कर दिया हो, मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी। ये भी पॉसिबिलिटी है ना? ठीक है ना? मैं पहले आपको क्या रिमाइंड करा रही हूँ कि आखिर एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है भाई? या तो आप उसका मैग्नीट्यूड बदल दो, जैसे पहले 30 किलोमीटर पर आवर है, फिर 40 है, फिर 50 है, फिर 60 है, तो वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज देयर। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, उसकी डायरेक्शन बदल रही है, उसकी डायरेक्शन बदल रही है, दूसरा तरीका ये होता है। अब क्वेश्चन में तो क्या लिखा है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। उसने बोला था ना स्पीड इज कांस्टेंट, तो मतलब स्पीड कांस्टेंट का मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है। यानी कि ये पॉसिबल भी तो है ना कि उसकी शायद डायरेक्शन बार बार बदल रही हो। अगर स्कूटर बार बार अलग डायरेक्शन में चलाया जाएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली वी विल बी हैविंग द एक्सेलरेशन। आई ना बात समझ में? यस। तो हम क्या बोल सकते हैं, यस इट इज पॉसिबल फॉर द स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग। और वो कब पॉसिबल है? जब उसकी डायरेक्शन चेंज की जाए, क्योंकि ना क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है कि डायरेक्शन सेम है। तो अगर डायरेक्शन बदलेगी तो फिर हाँ पॉसिबल है कि स्कूटर एक्सीलरेट कर रहा हो। समझ में आया ना लॉजिक? मतलब हमें क्या ध्यान रखना है सबसे पहले कि जब उसने स्पीडोमीटर वर्ड यूज किया तो हमको पहले क्लिक करना चाहिए भाई स्पीडोमीटर तो स्पीड को मेजर करता है, डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन थोड़ा ना देता है। तो डायरेक्शन तो शायद चेंज हो रही हो, और डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो हम कह सकते हैं फिर तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया, और वेलोसिटी में चेंज हो गया तो देयर विल बी एक्सेलरेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये दिख रहा है ना आपको सवाल? ये होते हैं सवाल बेटा जिससे पता चलता है कि बच्चे का कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है ना? कुछ तो न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें आपने फॉर्मूला लगाया और फाइंड आउट कर लिया आंसर,
ऐसे सवाल जो होते हैं ये आपका कंसेप्ट क्लैरिटी बताते हैं, बच्चे को कितना अच्छे से कंसेप्ट आता है। गॉट इट? चल आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखो कई बच्चे क्या बोलते हैं, मैम मुझसे ना न्यूमेरिकल नहीं होते, न्यूमेरिकल में बड़ी दिक्कत आती है। देखो ध्यान से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखते चलेंगे एंड वील फाइंड द आंसर। ठीक है ना? देखो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से क्या लिखा है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। भाई जब वो स्टार्ट रेस्ट से कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, जीरो। और धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कहां पहुंच गई, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी है 24 मीटर पर सेकेंड। कितनी देर में ये वेलोसिटी पहुंच गई, 6 सेकेंड के अंदर अंदर। अच्छा ओके, पहले क्या पूछे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ए पूछा है। और क्या पूछा भाई, डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा 6 सेकेंड में। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमको क्या क्या गिवन है, यूवीटी, यूवीटी एक्सेलरेशन निकालना है। डू वी नो द फॉर्मूला? ऑफ कोर्स वी नो द फॉर्मूला। बताओ क्या है, बताओ कमेंट्स में लिख के फटाफट से बता दो, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे हम, क्या लगा लेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, v माइनस यू बाई टी, राइट। तो v क्या है 24, u क्या है 0, टाइम क्या है 6। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 24/6, यानी कि ये हो गया 4। तो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बस इतना सा तो करना है। पर मैम एक और चीज भी तो गिवन है, निकालनी है। क्या निकालना भाई, ऐसे निकालना है, निकाल नहीं सकते। देखो कितना आसान है। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी ऐसा कुछ हो ना कि देखो क्या क्या है, व्हाट यू हैव, आपके पास u गिवन है, v गिवन है, t गिवन है, a गिवन है, s निकालना है। चलो बताओ मैंने क्या बताया था, क्या करना है ऐसे में, क्या करना है ऐसे में, तीनों इक्वेशन को लिख लेना है ऐसे। यू हैव टू राइट द इक्वेशन लाइक दिस, और फिर चेक करना है कि हमें निकालना क्या है। बोलो क्या निकालना है, हमें निकालना है s। तो अगर s फाइंड आउट करना है, कैन आई अप्लाई दिस इक्वेशन, क्या फर्स्ट इक्वेशन में s दिखाई दे रहा है, नो नहीं लगा सकते। सेकंड में दिखाई दे रहा है, हाँ जी बेटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर भी, यानी कि सेकंड या थर्ड में से कोई लगा सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखें, क्या u गिवन है, यस, t गिवन है, यस, एक्सेलरेशन यस, सेकंड लगा लो, v गिवन है, यस, u गिवन है, यस, a गिवन है, यस, थर्ड लगा लो, कोई भी लगा लो, इसमें तो बढ़िया हो गया हमारा काम। सेकंड और थर्ड में से कोई भी लगाई जा सकती है। तो चलिए एक काम करते हैं, लेट्स अप्लाई second equation of motion here using second equation of motion. Okay, so this is s equals to ut plus half ad square. सही बात है, ओके जी। u कितना गिवन है, u कितना गिवन है, u गिवन है भाई 0, 0, तो ये तो 0 हो गया पूरा, हो गया कि नहीं। हाफ इंटू, अब एक्सेलरेशन हमने निकाला था ना अभी 4, और कितने टाइम में पूछ रहा है 6 सेकेंड में, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे कैंसिल, कितने से कटेगा 2 से, 6 6 36, 36 इंटू 2 इज 72 मीटर। सही है ना, कैलकुलेशन कर लोगे ना। क्या किया हमने, 4 को 2 से काटा तो यहाँ 2 आ गया, सो 2 इंटू 6 इंटू 6 72, बस ये आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ सोचने का है ही नहीं बच्चे, बहुत आसान आसान सवाल दिए गए हैं आपको। एक्सेलरेशन निकालना था और डिस्प्लेसमेंट निकालना था, वी हैव डन लाइक दिस। था क्या मुश्किल कुछ नहीं ना। आओ देखते हैं अगला सवाल, यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए हुए हैं इस तरह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देखो करो ट्राई। क्या बोला था मैंने, जो जो गिवन है वो लिखो। क्या गिवन है देखो पढ़ो, अ मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड। तो इस बार ना इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 28, इस बार 0 नहीं है, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ठीक है, और कुछ देर में जाके स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। पर कितनी देर बाद जाके स्टॉप हो जाएगा, जब वो 98 मीटर डिस्टेंस चल चुका होगा, है ना। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज u, दिस इज v which is 0, और डिस्टेंस इसने चला है 98 मीटर, एंड सम एक्सेलरेशन इज देयर। ओके, अब उसने क्या पूछा है, वही एक्सेलरेशन जो हम कह रहे हैं ना, वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। हम कह रहे हैं ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, एक तो एक्सेलरेशन निकालना है और क्या निकालना है, टाइम। देखो कौन सा फॉर्मूला लगाना सही है, चलो चलो सोचते हैं, एक काम करते हैं फिर से, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी
S equal to ut plus half at square and third is v square minus u square equals to 2s. अब देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, सबसे पहले देखो क्या पूछा है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ है, यहाँ पे भी है, हाँ जी यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब तीनों ही इक्वेशन में एक्सेलरेशन है ना. बस अब हमें देखना क्या है, गिवन क्या है, उस हिसाब से हम ट्राई करेंगे इक्वेशन. u गिवन है, हाँ जी, v गिवन है और s गिवन है. u v और s गिवन है, t गिवन नहीं है. अच्छा, अगर t गिवन नहीं है तो यहाँ तो मेरे को t चाहिए ना यार, तो ये तो मैं नहीं लगा पाऊंगी. बात तो समझ में आई. t तो निकालना है, तो t तो गिवन ही नहीं है, तो t नहीं है तो भाई ये नहीं यूज कर पाएंगे और ना ही ये यूज कर पाएंगे. तो सबसे बेस्ट क्या है, यूजिंग द थर्ड वन, क्योंकि उसमें हमारे पास v u s तीनों ही गिवन है. तो बेटा लगाएंगे यहाँ पे पहले यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. अब फाइनल वेलोसिटी देखो कितनी हो गई, 0 और इनिशियल कितनी है 28. तो ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर 2 इंटू ए और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 98. कुछ ऐसा है. ओके, अब ध्यान से देखो, अब हम इसको कहेंगे दिस इज 0 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 28 इंटू 28 इक्वल्स टू 2 इंटू 98 इंटू ए. ऐसा कुछ है. अब चाहो तो कैंसिल कर दो, देखो किस किस को कैंसिल कर सकते हैं, जैसे इसको काटेंगे तो कितने से कटेगा 14 से, सही बात है. और देखो किसको काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, ये किससे कटेगा आपका 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और ये कटेगा तो 2 7 जा 14, फिर 7 7 जा 49, फिर ये किससे कटेगा 7 4 जा 20. देखो आपकी इच्छा है, आपको मल्टीप्लाई करके करना है तो कर लो, बाकी आपको कैंसिल करना आना चाहिए, है ना. मैं दोबारा बता देती हूँ बेटा हमने कैसे किया है कैंसिल. देखो कैसे किया है, हमारे पास यहाँ पे था क्या 0, यहाँ पे क्या है 28 का स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28 और यहाँ क्या था 2 इंटू 98 इंटू ए था ना ऐसे. तो मान लो आप इसको यहाँ ले गए, ये तो हटा ही दो इसको, तो ये कितना आ गया माइनस 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 98, है ना. ये देखो कैसे कैंसिल करते हैं हम लोग, ये कैंसिल करना सीख लो, पता है इजी हो जाता है. मतलब बार बार आप कैलकुलेशन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, बड़ी बड़ी डिवीजन कर रहे हो बड़े बड़े, सबसे पहले तो कैंसिल करो. कैंसिल करो, देखो कैसे, जैसे ये किससे कटेगा 2 से, तो ये 14 आ गया, फिर दोबारा काटो ये 2 से कटेगा, तो यहाँ 2 7 जा 49 और ये कितना हो गया 49, फिर 7 से कट जाएगा, ये 7 7 जा 49, अब ये 7 यहाँ से कट जाएगा 4. तो बेटा एक्सेलरेशन हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कितना आया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो पहले तो हमें ये चाहिए था ना एक्सेलरेशन, ऐसे आ गया. ठीक है, और क्या पूछा था, और हमसे पूछा है टाइम. अब देखो ना, हमारे पास जब ये सारी चीजें हैं ही सही, तो अब क्या लगा देंगे, अब क्या लगा सकते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन. अब फर्स्ट इक्वेशन लगा लो, v इक्वल्स टू u प्लस 8a, जिसमें v क्या है 0 और u क्या है बेटा, u आपका 28 है, एक्सेलरेशन अभी अभी हमने निकाला -4 एंड दिस इज टाइम t. 28 को इधर लेके आओगे, प्लस 28 माइनस 28 में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ पे कटेगा किससे 7 से, तो टाइम कितना आ जाएगा 7 सेकेंड. सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द आंसर. अभी आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा आया है नेगेटिव. व्हाई इट इज नेगेटिव, क्योंकि हमने क्या बोला था, जो गाड़ी है वो पहले कुछ वेलोसिटी से चल रही थी और बाद में जाके रुक गई है. सो दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेटिंग और डी एक्सेलरेटिंग. डी एक्सेलरेशन, राइट. तो जब हमारे पास डी एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन हमेशा आपको कैसा मिलता है नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव आया क्योंकि हमारा डी एक्सेलरेशन का केस था. ठीक है ना, गॉट इट. चलो क्लियर है, आ जाए नेक्स्ट सवाल देखते हैं. चलो देखो एक सवाल पढ़ो. So as we can see here, this question is from the graph. ग्राफ से ये सवाल है और ग्राफ मैंने बहुत बढ़िया से आपको पढ़ा रखे हैं. सो आई होप आपको यहाँ क्लैरिटी आ रही होगी कि व्हेन वी हैव द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, मैं कह सकती हूँ पोजीशन वर्सेस टाइम क्या है, एक तरह से पोजीशन वर्सेस टाइम इज लाइक डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, उसका ग्राफ है. उसने क्या बोला, आपके पास बच्चे क्या है, दो कार है. ठीक है, अब ध्यान से देखो, दो कार है, दो ऑब्जेक्ट्स है जो कि सेम डायरेक्शन में सेम ट्रैक पे चल रही हैं. मतलब हम कहने को ऐसा बोल सकते हैं ऐसे,
कि मान लो मैंने कार कंसीडर कर ली, ठीक है, तो कार ए और कार बी, इस तरह से, ठीक है। तो इसने क्या बोला, figure shows the position time graph of two objects A and B that are moving along the parallel tracks in the same direction, parallel tracks in the same direction। क्या वो ऑब्जेक्ट ए एंड बी उनकी कभी इक्वल वेलोसिटी होगी या नहीं होगी, ये आपको डायग्राम से बताना है, ग्राफ की हेल्प से बताना है कि क्या कभी, जैसे चल रहे हैं ना दोनों के दोनों ऐसे पैरेलल, तो कभी ऐसा पॉसिबल होगा क्या कि इसकी भी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और इसकी भी 50 किलोमीटर पर आवर है, सेम टू सेम वेलोसिटी होगी, ये आपको बताना है। सोचो 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 क्या करें हम यहाँ पे। तो अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखें तो बेटा ये जो लाइन है ये कार बी की है, ये वाली पिंक वाली, ठीक है ना, और ये जो लाइन हमें दिखाई दे रही है ये ब्लू वाली, ये क्या है, कार ए की। तो अगर आप नोटिस करेंगे ना तो कार ए एंड कार बी दोनों की जो स्लोप्स है ना उन्हें नोटिस करो। पता है मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि स्लोप्स को नोटिस करो, क्योंकि आपको ध्यान है अगर, तो मैंने ना आपको एक चीज बताई थी कि जब ना हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, है ना, तो उसका जो अगर ग्राफ में ऐसा शेप बना हुआ है तो उसकी जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको डिवीजन में कोई फॉर्मूला मिले, जब भी डिवीजन में मिले, मतलब कि वो क्या निकाल लेंगे, स्लोप, है ना, मतलब आपको अगर स्लोप निकाल लोगे तो यू विल बी गेटिंग द वेलोसिटी। सही बात है, क्लियर हो रहा है। तो बेटा एक ग्राफ ऐसा है अगर, तो इसकी स्लोप कुछ होगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी कुछ होगी। अब अगर दूसरा ग्राफ हमें कैसा मिल रहा है, हमें दूसरा ग्राफ मान लो कुछ ऐसा मिल रहा है, तो एक बात बताओ, क्या स्लोप 1 और स्लोप 2 सेम है, क्या स्लोप 1 और स्लोप 2 सेम है, नहीं ना, स्लोप्स आर डिफरेंट, राइट। अगर आपको दिख रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन अलग अलग है, तो स्लोप अलग है, स्लोप अलग है, तो ऑटोमेटिकली वी कैन से जो वेलोसिटी है ए की वो बी के इक्वल नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि कभी भी वेलोसिटी सेम नहीं होगी, क्योंकि कभी भी स्लोप सेम हो ही नहीं सकती, है ना, इंक्लाइन प्लेन अलग अलग है ना, तो स्लोप सेम हो ही नहीं सकती। हाँ एक टाइम जरूर ऐसा होगा कि जब दोनों सेम जगह पे होंगे, दोनों सेम जगह पे होंगे, मतलब हो सकता है कि कुछ देर बाद ऐसा हमने नोटिस किया कि गाड़ी ये भी यहीं पहुंच गई और ये भी यहीं पहुंच गई, ऐसा पॉसिबल है कि एक ही पोजीशन पे थे दोनों, पर हाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उन दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी। रीजन समझ में आया कि आपको ग्राफ को नोटिस करना है, ग्राफ में आपको स्लोप को देखना है, स्लोप हमें साफ दिखाई दे रहा है, दोनों ही कार्स के लिए अलग है, स्लोप अलग होने का मतलब वेलोसिटी ऑटोमेटिकली अलग होगी। क्लियर है, कितने बच्चों को समझ में आ गया है, कमेंट्स में बता दो बेटा ये आंसर आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बता दो, ठीक है। चलें आगे, आ जाओ। अब देखते हैं अगला सवाल। वी हैव द क्वेश्चन नंबर 7 हियर, जो अगेन किससे पूछा गया है, ग्राफ से पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए बेटा, इसमें भी हमें क्या बोला हुआ है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, उनके लिए ग्राफ बना के दिखा दिया गया है। ये है ऑब्जेक्ट ए का ग्राफ, वहीं ऑब्जेक्ट बी का ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया है। सही बात है, ओके। अब उसने क्या बोला कि ये ना हमने क्या दिखाया कि 0 से 10 सेकंड तक इन्होंने किस तरह से डिस्टेंस चला है। तो आपको ना करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, किसमें से, इनमें से, है ना, ये चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये आपको चूज करना है। चलो एक एक करके पढ़ के देखते हैं कि भाई पूछा क्या है आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकंड टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस दे हैव द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम। वो कह रहे हैं कि जो बॉडी है ना इसकी जो वेलोसिटी होगी, है ना, वो क्या होगी बेटा, सेम। क्यों सेम होगी वो कह रहे हैं, क्योंकि हम ये नोटिस कर सकते हैं कि ये जो इनिशियल पॉइंट है और ये जो फाइनल पॉइंट है ना, जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो सेम है। तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है दो बॉडीज का, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होता है ना, दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल हुआ तो वेलोसिटी भी
इक्वल हो जाएगी. सो वी कैन से if you are talking about the average velocity of A and B, so that will be what? Equal from 0 to 10 second. ठीक है ना? क्लियर है इतना? क्योंकि देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकंड टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस दे हैव द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा. ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी. तो वी कैन से फर्स्ट वन इज करेक्ट. ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं. चलो इसके बाद देखते हैं इसमें सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है. Average speed of both over the 10 second time interval are equal since both cover equal distance in equal time. ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर क्या बोला गया है. पहले तो आप ये देखो, जैसे अभी हमने इससे पहले वाला जो किया था ना फर्स्ट पार्ट, जिसमें उसने एवरेज वेलोसिटी की बात की थी. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है ना? जिसमें हमने क्या बात कर ली थी कि दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है. हमने देखा था इनिशियल और फाइनल पॉइंट ए और बी दोनों के लिए सेम था, तो डिस्प्लेसमेंट सेम था, तो एवरेज वेलोसिटी भी सेम हो गई. अब वहीं अगर मैं बात करूं कि आखिर हम एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो अब ना ध्यान से देखते हैं कि आखिर ए और बी ने डिस्टेंस कितना चला. तो बेटा डिस्टेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर इसने यहां से यहां तक डिस्टेंस चला ए ने, और वहीं अगर हम बी की बात करें तो बी ने यहां से ये डिस्टेंस चला. ठीक है ना? तो मतलब जीरो से ये भी कहां पहुंच गया? इधर तक पहुंच गया, जो भी इसका ये डिस्टेंस रहा होगा. और जीरो से ए वाला ये भी यहां तक पहुंच गया, जो भी इसका डिस्टेंस होगा. तो क्या दोनों ने सेम डिस्टेंस नहीं चला है ना? चला है ना सेम डिस्टेंस. अगर हम पोजीशन की बात करें तो दोनों की सेम पोजीशन आ गई है, डिस्टेंस दोनों ने सेम चला है. तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जब उनका पोजीशन सेम था, यानी उनका डिस्टेंस सेम था और डिस्टेंस सेम था, तो एवरेज स्पीड विल बी सेम. एवरेज स्पीड क्या रहेगी? इनकी सेम रहेगी. तो यहाँ पे हम बोलेंगे द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड इंटरवल्स आर इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. क्योंकि बॉडी बेटा कैसे चल रही थी? सीधी सीधी ही चल रही थी, उसने एक बार भी बेंड नहीं किया, दोबारा मुड़ी नहीं है कि डिस्टेंस फिर उसको अलग ट्रैवल करना पड़ा हो. तो सीधे सीधे चलते, चाहे गाड़ी रुक रुक के चले, है ना? चाहे गाड़ी रुक रुक के चले, पर पहुंची तो वैसे ही है ना. जैसे मान लो मैं डायग्राम में सिखाती हूँ आपको, देखो, है ना? जैसे मान लो यहाँ पे हमने कहा कि ये ना 0 सेकंड से 10 सेकंड में ये ना सीधी एकदम चलती हुई, है ना, बिना रुके एकदम सीधी सीधी चलती हुई यहाँ पहुंच गई. ठीक है ना? यहाँ पहुंच गई. और दूसरे केस में हमने क्या बोला? हमने बोला ये गाड़ी जो है ना यहाँ से चली थी 0 सेकंड पे, फिर कुछ देर बाद आगे जाके थोड़ी सी रुक गई. ठीक है, कुछ 3 सेकंड पे मान लो जाके रुक गई, फिर दोबारा चली, है ना, फिर रुक गई, फिर दोबारा चली. तो फाइनली वो कहाँ पहुंच गई? तो हमने कहा 10 सेकंड पे गाड़ी यहाँ पहुंच गई है, यहाँ पहुंच गई. तो बेटा 10 सेकंड में चाहे वो रुकी हो या नहीं रुकी हो, पर उतने ही टाइम में वो यहाँ पहुंच गई ना, है ना? चाहे धीरे धीरे चल रही थी, जो भी था व्हाटएवर इट इज, धीरे धीरे चल चला के पहुंच गई. लेकिन इसने भी तो उतने ही टाइम में 10 सेकंड में वो यहाँ पहुंच गई ना. दोनों की पोजीशन तो सेम है, यानी कि इसने कितना डिस्टेंस चला भाई? ऊपर वाली ने डिस्टेंस कितना चला? ये मान लो ये 50 मीटर है, तो 50 मीटर चला. और नीचे वाली को भी फिर कितना चलना पड़ा? 50 मीटर ही चलना पड़ा ना. तो दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है. इसीलिए ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट. अब क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें, पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जो बॉडी ए है, ठीक है ना, वो इतनी देर में यहां तक पहुंची है, और वही उतनी देर में बॉडी बी भी ऐसे पहुंची, चाहे कैसे भी पहुंची हो, है ना, रुक रुक के पहुंची हो, जैसे भी पहुंची हो, लेकिन वो वहां तक पहुंची है ना. तो इसलिए दोनों का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. और वहीं फिर थर्ड में क्या बोला था कि जो एवरेज स्पीड है ए की, वो क्या है? कम है बी के कंपैरिजन में. तो एवरेज स्पीड तो भी हमने बात कर ली ना कि दोनों की सेम होगी, तो ना तो हम कह सकते हैं वो ज्यादा होगी और ना ही हम कह सकते हैं कम होगी. वो तो कैसी है बेटा? सेम है. ठीक है ना? दैट विल बी सेम. तो ऑप्शन 1 एंड 2 विल बी करेक्ट, 3 एंड 4 विल बी इनकरेक्ट.
ये ध्यान रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं करेक्ट, करेक्ट, ये है आपका इनकरेक्ट और ये भी इनकरेक्ट। ठीक है, गॉट इट। चलो क्लियर है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आई होप इट इज क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, क्योंकि 9th क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वाला जो आपका वीडियो लेक्चर आएगा। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं क्या गिवन है। एक ट्रक ड्राइवर था, ठीक है ना, एक ट्रक ड्राइवर है जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। अब जैसे ही वो गाड़ी भगा रहा था, वो तो भगा रहा था भाई, खाली रोड है तो क्यों ना भगाऊं। जैसे ही वो गाड़ी भगा रहा था, उसने देखा एक बोर्ड जहां पे लिखी हुई है स्पीड लिमिट। देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, गाड़ी 50 से ऊपर नहीं चलाने का है और ट्रक 40 से ऊपर नहीं चलाना है। और वो कितने पे भगा रहा था, वो 54 पे भगा रहा था। तो स्पीड लिमिट से तो क्रॉस कर दिया ना। पर जैसे ही उसने देखा तो उसको क्लिक किया, यार स्पीड कम कर लेते हैं। अब उसने क्या किया ना, स्पीड को 54 किलोमीटर पर आवर से उसने चेंज कर लिया 36 पे। समझ रहे हो ना, कि पहले जो ट्रक की स्पीड थी इनिशियल वाली, वो थी वैसे 54 किलोमीटर पर आवर, पर जैसे ही उसने स्पीड लिमिट चेक करी तो उसने अपनी फाइनल वेलोसिटी कर ली 36 किलोमीटर पर आवर। और वो भी कितनी देर में कर ली, सिर्फ 36 सेकंड में। इतनी जल्दी उसने स्पीड को कम कर लिया। ठीक है, ये इसने बोला। अब क्या पूछा है, तो ये बताओ कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा ड्यूरिंग दिस टाइम। जैसे मान लो यहां से चल रहा था, यहाँ आके उसकी स्पीड कम होगी u और v, तो ये कितना डिस्टेंस उसने चला, ये क्वेश्चन है। और क्या पूछा है, बस यही पूछा है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम ड्यूरिंग दिस टाइम assuming द एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट व्हाइल स्लोइंग डाउन। ठीक है, तो बेटा हमारे पास v है, u है, t है और s निकालना है। v u t s निकालना है। सोचो, अगर हम फर्स्ट लगा ले v इक्वल्स टू u प्लस at, तो भाई इसमें तो s है ही नहीं, कैसे लगेगा। सेकंड वाली लगा ले तो u तो गिवन है, t भी गिवन है, बट एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। वहीं जब हमने तीसरा वाली चेक करी तो तीसरे वाले में भी बाकी सब तो था, लेकिन एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। इसका मतलब पहले हमें एनी हाउ एक्सेलरेशन निकालनी ही पड़ेगी। देख रहे हो, ऐसे डिसाइड करना होता है कि भाई और कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। हमें एस निकालना है, वो सेकंड या थर्ड से निकल सकता है, बट सेकंड में भी थर्ड में भी एक्सेलरेशन चाहिए। वो कैसे निकाले, निकाल लेंगे। देखो कैसे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बट बिफोर दैट वी हैव टू नोटिस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है और ये है सेकेंड। तो इसीलिए हमें सबसे पहले कन्वर्जन करना पड़ेगा। 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिखाया था आपको कन्वर्जन, याद है कैसे करते हैं कन्वर्ट। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, राइट। और वहीं अगर हम v की बात करें तो v जो गिवन है दैट इज व्हाट, 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो हमने नोटिस किया कि जब हमने ये वाला सॉल्व किया, सो वी आर गेटिंग व्हाट, 15 मीटर पर सेकेंड, और वहीं ये वाला आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी देर में हमने रोक ली थी गाड़ी, 36 सेकेंड में। क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो बेटा यहाँ पे यूजिंग एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी, ठीक है ना, v माइनस u बाई टी। तो ये हो गया 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 36। तो ये कितना आ गया, -5/36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। गॉट इट। ये हमको क्या मिल गया बच्चा, ये हमें मिल गया अपना एक्सेलरेशन। अब क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द s। तो चलिए s निकालते हैं। चलो कोई भी लगा लो, फर्स्ट लगानी है सेकंड लगानी है सेकंड लगा लो, थर्ड लगानी है थर्ड लगानी है, इट्स अप टू यू। चलो यूजिंग सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं। अगर मैंने मान लो सेकंड इक्वेशन लगा लिया, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, चलो s तो निकालना ही है। u कितना है, u इज 15, ठीक है ना, इनिशियली 15 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितनी देर में, 36 प्लस हाफ। अब देखो एक्सेलरेशन कैसे आई है, दैट इज इन नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ट्रक की स्पीड हमने क्या की थी, कम की थी, बढ़ाई नहीं थी, कम की थी। तो ये हो गया -5/36 इंटू 36 का स्क्वायर। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो,
क्या ये 36 का स्क्वायर का मतलब 36 इंटू 36 होता है? तो क्या ये 36 इससे काट सकते हैं? और ये 2 से ये काट सकते हैं, कितने से कटेगा? 18 से, सही है ना? तो बेटा ये क्या बन गया 15 इंटू 36 माइनस 5 इंटू 18, ये बन गया, ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 इंटू 36 करो, फिर माइनस 15 इंटू 8 करो, तो यू विल बी गेटिंग 450, 450 मीटर आपका आंसर आएगा। ये देखो 450 मीटर्स, क्लियर? तो बस इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है। बोलो कर लोगे? आपको इतना बढ़िया सिखा रखा है मोशन चैप्टर, ये वाले क्वेश्चंस तो आप बहुत इजीली आराम से कर लोगे। बस आपको नोटबुक उठाना है, पेन उठाना है और लग जाना है भाई, बस इतनी सी तो बात है, ठीक है? चलिए, सो मैंने बेटा इसका भी आपका सॉल्यूशन यहाँ पे ऐड करके दिया है, इफ यू वांट टू सी तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका पार्ट 2 डिस्कस। तो सभी मेरे साथ बने रहिएगा और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।